नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमए हिंदी एचपीयू का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में, और इसमें हम कंप्लीट जो ये पेपर रहा है इसको देखेंगे। और ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। जितने भी यहाँ पर आपको आंसर्स बताए जाएंगे वो अपने जो हमारे निजी प्रयास हैं उनके द्वारा ही जो है आपको यहाँ पर आंसर जो है वो बताया जाएगा। तो आई होप ये वाला वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पेपर जो है बहुत सही से हुआ होगा। और हालांकि सभी लोगों का होना संभव भी नहीं है, लेकिन आपके प्रयास को जो है कम भी नहीं माना जा सकता कि आपने अच्छा प्रयास इसमें नहीं किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया, ये पहला प्रश्न था इसमें। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर था ये था जॉर्ज ग्रियर्सन। हालांकि आप लोगों ने रामकुमार वर्मा के बारे में भी सुना होगा, जिन्होंने इसको चारणकाल के साथ साथ संधिकाल भी नाम दिया था। तो यहाँ पर ग्रियर्सन इसका राइट आंसर इसलिए क्योंकि सबसे पहले ग्रियर्सन ने ही आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा दी थी और इन्होंने शुरुआत की थी यहाँ से। जबकि आप बाकियों के बारे में देखते तो शुक्ल ने यहाँ पर कहा था इसको वीरगाथा काल, और इसके साथ साथ इसने आदिकाल भी नाम दोहराया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल नाम ही दिया, जबकि मिश्र बंधु ने नाम दिया था इसको जो आपका बिल्कुल प्रारंभिक काल है वो वाला। ठीक है। अगली जो प्रश्न है देखिए, यह है नरपति नालाह कृत रचना कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है महापुराण के लेखक का नाम क्या है। तो महापुराण जो है ये पुष्पदंत की रचना रही है। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ आंसर जानने से। बाकी जो चीज़ें हैं ये हमने कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई हैं किसी दूसरी परीक्षाओं के एग्ज़ाम जो पेपर हैं उनमें भी। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न चौथा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, ये है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कवि के लिए कहा गया है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे, उन्होंने कहा था कबीर दास के संदर्भ में। तो पांचवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए, उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है किस कवि के लिए कहा गया था। तो ये कथन जो है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन था, और ये किसने बोला था, ये आपका तुलसीदास जी के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट ये सूरदास को बोला गया है। 7 का ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य ये हो जाएगा मृगावती। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किस कवि की पंक्ति है। तो ये यूजीसी नेट में पूछी गई थी पहले भी। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है देखिए यह मीराबाई की पंक्ति। 9वें का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा मतीराम। जो मतीराम थे देखिए ये है आपका रीतिबद्ध कवि, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 11वां रीतिकाल के किस कवि को प्रकृति चित्रण में बेजोड़ माना जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण जो है वो सेनापति का माना जाता है कि सबसे अच्छा रहा है, इसीलिए इनको रीतिकालीन वर्ड्सवर्थ की संज्ञा भी दी गई है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा 12वां प्रश्न है देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना। तो शुक्ल मानते थे चिंतामणि त्रिपाठी को। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। हालांकि अगर पूछा जाता नॉर्मल सा क्वेश्चन तो यहाँ पर केशवदास का आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर शुक्ल के जरिए बोला गया है तो यहाँ पर चिंतामणि त्रिपाठी सही आंसर हो जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को सूल। तो ये वाली पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न देखिए, किसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना जो 1914 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। तो इन सभी कवियों में जो यहाँ पर है ये है माखनलाल चतुर्वेदी। इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न आता है 16वां, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये माना जाता है जो आपके सुमित्रानंदन पंत हैं उन्हें। आगे की कविता है असाध्य वीणा, इसको आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लंबी कविता है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा भावुकता एवं कल्पना की प्रधानता इसमें हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि क्रांति का स्वर, समाज के यथार्थ का चित्रण और धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था उसमें रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो ये है 15 सर्ग। महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति कौन सी है। तो इसमें से पहली जो पंक्ति देखिए यही पंक्ति महादेवी वर्मा की हो जाएगी, और इसी शीर्षक से इन्होंने अपनी एक कविता का भी मतलब रखा है, यही इनकी कविता भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। 21वां क्वेश्चन है यहाँ पर समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख विशेषता। तो ये सारी ही विशेषताएं जो हैं समकालीन हिंदी कविता में हो जाएंगी। विघटित व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी है, विद्रोह भी है, व्यक्ति मन का सहज अभिकथन भी इसमें रखा गया है, जनवादी चेतना को भी व्यंजित किया गया है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर रामचंद्रिका जो है ये नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये है जो आपके केशवदास रहे हैं उनकी।
23वां क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये इनकी उर्वशी नामक कृति रही है, जिस पर इन्हें 1972 में जो है क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक गजलकार माना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके दुष्यंत कुमार। इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हिंदी नवगीत की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी जी देखिए, ये सारे ही आ जाएंगे। 26वां क्वेश्चन है, कला अनुकरण का अनुकरण है? तो ये माना था प्लेटो ने। इस बात को आप ध्यान रखें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आया है। अगला प्रश्न भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही था, जिसमें आता है, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, यह किसका अभिमत है? तो ये बहुत बार पूछी है ये पंक्ति भी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है। वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा अधीन। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपके पास, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी, ये तो बहुत आसान सा था। बांगरू हरियाणवी को, कौसली जो है बोला जाएगा अवधि को, अंतर्वेदी जो है ये बोला जाएगा ब्रज को। तो कौरवी खड़ी बोली को कहा जाता है। हिंदी भाषा का सही विकास, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाना था। 31वां क्वेश्चन है देखिए, कला नकल नहीं अपितु पुनः सृजन अथवा पुनर्निर्माण है, यह किसकी मान्यता है? तो ये मान्यता है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु की। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। यहाँ पर बोला गया है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये बिल्कुल अशुद्ध यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा को देखा कैसे जा सकता है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो इन सभी शब्दों में से पुस्तक जो शब्द है ये एकार्थी हो जाएगा, अनेकार्थी नहीं है। कमल का पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं है? अम्बुद। तो अम्बुद किसका है? हो जाएगा ये बादल का हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अभिव्यक्ति की विशिष्टता ही उत्कर्ष, विशिष्टता और उत्कर्ष ही औदात्य है। तो ये लुंगिनस, जिसको आप लोंजाइनस के नाम से जानते हैं, ये इसकी पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पात्र, विषय और शैली के अनुरूप भाषा और भाव का प्रयोग होना चाहिए, ये कथन किसका है? ये हो जाएगा बेन जॉनसन का। ठीक है, इसको भी एक बार जरूर देखें आप। वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य भाषा में कौन सा गुण होना चाहिए? तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये सारे ही गुण जो है भाषा में होने चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए भाषा, उसमें किसी भी प्रकार की कलिष्ठता नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है आपको कि काव्य भाषा का सिद्धांत जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, आप जरूर याद रखें। किस शब्द का विलोम गलत है? तो यहाँ पर विज्ञ का क्या हो जाएगा? इसका अज्ञेय हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं? ये सही हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? इसमें से पूर्वी हिंदी की आती है बघेली। तो टोटल किसमें 3 आती हैं? देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको आप ऐसे याद भी रखते हैं। किस पारिभाषिक शब्द का अर्थ गलत है? तो यहाँ पर अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान होना था इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, श्रेष्ठ अनुवादक में कौन सा गुण होना चाहिए? स्रोत और लक्ष्य भाषा का ज्ञान हो उसको, भाव एवं अर्थ की सटीकता, सरल और प्रभावमयी भाषा। तो ये सारे ही हो जाएंगे। 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भाषा विज्ञान का अंग कौन सा नहीं है? तो जीव विज्ञान नहीं होगा इसमें, बाकी सारे हो जाएंगे। ध्वनि की भी जानकारी होनी चाहिए, वाक्य विज्ञान भी है, अर्थ विज्ञान भी बात इसमें होगी। ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, देवनागरी हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत बार बार आप इसको बोलते भी रहते हैं। ठीक है, कबीरदास जी की है। पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 7 चौपाई के बाद एक दोहा इसमें रखा गया है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तेजी तजी डारूं किस कवि की पंक्ति है? ये पंक्ति बार बार पूछी जाती रहती है। देखना, रसखान की ये पंक्ति है। लास्ट टाइम शायद नहीं पूछी गई थी, उससे पहले जरूर ये कहीं ना कहीं पूछी हुई है। उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है, यह कथन किसके लिए कहा गया है? ये बिहारी के लिए कहा गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। किसने अपनी कविता में हास पिलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की है? तो यहाँ पर भूषण, इसलिए इसको रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि की संज्ञा भी दी गई थी। रीतिकाल में व्यवहार और नीति से संबद्ध कुंडलियां लिखने वाले में किसने अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो यहाँ पर देखिए, व्यवहारिकता और नीति की बात अगर हो रही है तो नीति तो वैसे वृंद में थी, व्यवहारिकता की बात करें तो गिरधर कविराय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, इन दो में से एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर अगर एग्जैक्टली इस प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ पर कुंडलियां की बात हो रही है ज़्यादातर, तो यहाँ पर आप गिरधर कविराय ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ध्यान ये रहे, नीतिपरक साहित्य जो है वो वृंद ने भी लिखा था, पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप ठीक करेंगे।
रीतिमुक्त काव्यधारा के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि घनानंद जो रहे हैं इन्हें कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शलेष अलंकार। ये भी बहुत बार पंक्ति पूछी जाती है। माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूली फूली चुन लिए कली हमारी बारी। ये पंक्ति है कबीरदास जी की और यहाँ पर ये अन्योक्ति अलंकार में लिखी गई है, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ सिर्फ माली के द्वारा फूल चुनने की बात नहीं की गई है, बल्कि एक अन्य अर्थ भी बताया गया है कि यह जीवन जो है वो नश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं? तो ये दोहा के बिल्कुल विपरीत बात बोली गई है, तो यह है सोरठा। इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। मेरी भ बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। तो ये बिहारी का दोहा है, देखना प्रारंभिक दोहा, इसको आप ध्यान में रखें। दोहा छंद में लिखी गई है ये पंक्ति। नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्रोध। 56 क्वेश्चन है, जड़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये वीर रसात्मक पंक्तियां यहाँ पर हो जाएंगी। 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो व्यंग्यार्थ का बोध कराती है वही व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना और व्यंग्य, ऐसे ही इसको याद रखना था। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया है कि जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण हो, ऐसा नहीं होता। महाकाव्य में जो है किसी एक पक्ष को नहीं बल्कि समस्त पक्षों को रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाना था। रीतिरात्मक काव्य से किसका कथन है? तो ये वामन ने कहा था। रसवादी आलोचक कौन माना जाता है? तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएंगे। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 जो क्वेश्चन है देखिए, साहित्य की प्रमुख प्रयोजनीयता क्या है? एग्जैक्टली अगर एक ही पूछे तो लोकमंगल, लेकिन यहाँ पर ये सारी ही होनी चाहिए, जो कि आधुनिक विद्वानों ने जिसको माना कि लोकमंगल के साथ आनंद की बात होनी चाहिए और भावनात्मक और मानसिक परिष्कार भी इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रेमचंद पूर्व के किस उपन्यासकार ने तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का खूब मनोरंजन किया? तो ये थे देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने इस प्रकार के उपन्यासों की रचना की थी। रोबहू सब मिली के है आबहू भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम। श्रीधर पाठक की कविता का मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ पर सारे ही आ जाएंगे। उसने देश प्रेम भी लिखा, समाज सुधार के प्रति भी बात कही और प्रकृति चित्रण पर भी उन्होंने लिखा था। तो ये सारी ही बातें यहाँ पर आ जाएगी। और श्रीधर पाठक, ये आपको याद रख लेना है कि ये जो आपके शुरुआती जो कवि हैं, जिसको हम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, वो मानते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कविताओं का संग्रह है? तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध का। ठीक है, 66 क्वेश्चन है देखिए, सर विश्वदयाल सक्सेना का काव्य संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुआनो नदी। इसको आप ध्यान में रखें। किस कवि ने व्यवस्था से मोहभंग और आम आदमी के संघर्ष को अपनी कविताओं में तीखेपन से उतारा है? तो यह है सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना की ये पंक्ति है? तो यह है यशोधरा नामक जो इनकी कृति रही है उसकी। लीलाधर जगोड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान मिला था? जितने लोग उतने प्रेम नामक इनका एक काव्य संग्रह रहा है, इस पर इनको ये मिला था। उदय प्रकाश की कविता संग्रह ये सभी हो जाएंगे। 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 ही कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, प्रेमचंद की किस कहानी में गरीबी, शोषण और भूख के कारण इंसान की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है? तो ये कफन कहानी रही है इनकी, जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है इनकी, जनवादी कहानी। किसकी प्रसिद्धि ललित निबंधकार के रूप में हुई है? तो ये है विद्यानिवास मिश्र। इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसने अपनी जो व्यंग्य रचनाएं रही देखिए उनके माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है? हरिशंकर परसाई सबसे बड़ा व्यंग्यकार तो यही रहा। महादेवी वर्मा का संस्मरण और रेखा चित्र विषयक संग्रह कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें किसकी है? ये है राम वृक्ष बेरीपुरी की रचना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है? तो ये है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आपके हरिवंश राय बच्चन रहे, उनकी आत्मकथा का ये पहला भाग है। उनकी आत्मकथा कितने भागों में रही? 4 भागों में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गबन उपन्यास की मुख्य समस्या केंद्रित बिंदु क्या है? तो यहाँ पर आभूषण प्रेम भी है, मध्यवर्गीय दिखावा भी है, कर्ज और अनैतिकता भी है। तो ये सारे ही यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77 का। एक वृद्ध व्यक्ति के अकेलेपन, उपेक्षा और पारिवारिक अलगाव की मर्मस्पर्शी कहानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका वापसी कहानी। ठीक है, इसको आप याद रखें, कौन सी हो जाएगी? वापसी। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य
महाकाव्य कहा जाता है। तो इनके जो देखिए कौन सा जो महाकाव्य रहा उपन्यास इनका, उसको ये बोला जाता है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये बोला जाएगा गोदान को। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, किसकी प्रसिद्धि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर ऐतिहासिक हो जाएंगे। वृंदावन लाल वर्मा भी ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। श्रीलाल शुक्ल जो है ये समकालीन उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर भावात्मकता और काव्यात्मकता भी रही, मानवतावादी दृष्टिकोण भी रहा, सरल और प्रभावमयी भाषा भी थी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन कर साहित्यकार की एक पीढ़ी का निर्माण किया था? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका सरस्वती नामक पत्रिका, इसको आप ध्यान में रखेंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रूपक का भेद नहीं है। तो जो रूपक का भेद यहाँ पर नहीं है, देखिए ये है जागर। बाकी रूपक के कितने भेद हैं? तो ये 10 भेद हैं, इसलिए इसमें 10 रूपक भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। जागर इसमें नहीं आता। प्रकरण हो गया, व्यायोग हो गया, वीति हो गया, प्रहसन हो गया, बहान हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ इसके भेद हैं जो आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे बाद में। किसके नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य तत्वों का समन्वय मिलता है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, इसको आप ध्यान में जरूर रखें। हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एकांकी को विकसित किया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य नाटक है? तो ये काव्य नाटक तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अंधा युग बार बार पूछा जाता है धर्मवीर भारती की, इसको जरूर आप याद रखें। लहरों के राजहंस नाटक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, अशोक घोष के सौंदर्य पर आधारित है, सही बात है। नाटक 3 अंकों का है, इसमें नंद और सुंदरी की कथा है, तो सारी ही बातें यहाँ पर सही लिखी गई हैं। 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89th जो क्वेश्चन है, मेलोड्रामा की विशेषता, अतिशयोक्तिपूर्ण भावनाएं, कहानी में सनसनीखेज मोड़, रूढ़िवादी चरित्र, तो ये भी सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसको भी आप देख लेंगे। 90वां जो क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक नुक्कड़ नाटक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा सफदर हाशमी। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 91 नंबर पर, बारिश की पहली बूंदें पड़ते ही सूखी मिट्टी में सौंधी महक उठने लगी, कौन सा बिंब है? तो यहाँ पर है गंध बिंब। वैसे इसको एग्जैक्टली यहाँ पर घ्राण बिंब की बात होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका मुख। ठीक है, अगला है यहाँ पर किस शब्द का प्रतीक गलत है? तो यहाँ पर हो जाएगा विभीषण। ठीक है, इसको आप देखना। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पर है मयंक। 94th का क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए। 95वां क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह की कविता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। तीसरे सप्ताह के कवि भी रहे, अकाल में सारस इनकी जो कविता संग्रह रहा, बिंबों के लिए जो इनकी कविताएं प्रसिद्ध रही हैं, तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। कौन सा वाक्य सही है? 3 शहरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर आपके पास, कछुआधर्म तथा मारेसी मोही कोठाओं निबंध के लेखक कौन है? ये हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, इसको आप ठीक कर लीजिए। और वह भाषा जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं के गहन संपर्क, मेलजोल या संयोजन से उत्पन्न होती है, उसे हम मिश्रित भाषा का दर्जा देते हैं। ठीक है, 99th क्वेश्चन है, देखिए आज संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम क्या बना है? तो यह आज है आपका स्मार्टफोन और इंटरनेट ही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, किस पारिभाषिक शब्द का अर्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सही अर्थ नहीं है ये है एडॉक। एडॉक का मतलब अस्थाई होगा, स्थानापन्न नहीं होगा। ठीक है, कंसेंट सहमति है, परिषद जो है काउंसिल है, एंड लीगल को भी देखिए कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को इससे थोड़ी बहुत सहायता जो है हुई होगी। एंड अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे ही प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने सही ही बताए हैं, हो सकता है कुछ एक प्रश्न में मुझसे गलतियां भी हुई होंगी। तो अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में मुझसे कुछ गलती हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और अपना स्कोर भी आप बता सकते हैं कि आपने कितना मार्क्स इसमें लाए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था या बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन फिर भी इस प्रकार का पेपर था जिसे आप आसानी से कर सकते थे अगर आपने थोड़ा सा टाइम इसको दिया होता। तो बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने भी इस पेपर को दिया था। एंड मिलेंगे फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। बाय बाय, गुड नाइट।